प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आप लोगों से विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 46 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए आज आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता प्रदान की। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन से शासक ने, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सरदार सिंह। सरदार सिंह साथियों कहाँ का राजा था, तो आपके बीकानेर का राजा था। उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं डूंगरपुर का शासक की, तो आपके 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक होंगे कौन, उदय सिंह। कौन होंगे, उदय सिंह। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ मदन पाल की, तो मदन पाल कौन था, मदन पाल आपके करौली का शासक था। कहाँ का, करौली का शासक था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं बात करूं मदन पाल ने किसकी सहायता की थी, तो कोटा का शासक था कौन, राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय मदन पाल ने कोटा के शासक राम सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था, तो आपके मदन पाल होगा। मदन पाल ने किसने की सहायता की थी आपके, तो राम सिंह की सहायता की थी। किसकी, राम सिंह की। राम सिंह को क्या हुआ था, कोटा की जनता ने कोटा के किले में ही इनको क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पीए का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट, कौन सा था। तो 1857 की क्रांति के समय आप लोगों से मैं बात करूं सिरोही के पीए की, तो सिरोही का जो पीए था उसका नाम था क्या, जेडी होल। क्या नाम था, जेडी होल। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1857 की क्रांति के समय, तो आपके भरतपुर का पीए था कौन, मॉरिसन। कौन होगा, मॉरिसन होगा। अतः आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न है आप लोगों का 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पीए का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या नाम, पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का पीए कौन हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कर्नल ईडन। क्या होगा, कर्नल ईडन। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बीकानेर प्रजामंडल की, तो आपके उसके प्रथम अध्यक्ष होंगे कौन, मग्घाराम वेद। कौन होंगे, मग्घाराम वेद होंगे। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो जयपुर के अध्यक्ष होंगे कौन, हीरालाल शास्त्री। कौन होंगे, हीरालाल शास्त्री होंगे। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई। तो आपके मैं आप लोगों से बात करूं आज़ाद मोर्चे की बात करूं, तो जयपुर जो राजपूताना है वहां पर, कहां पर, जयपुर में आपके आज़ाद मोर्चे की क्या की थी, स्थापना की थी। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपका कौन सा ऑप्शन, आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति ने किसानों की सर्वाधिक क्या की थी, संख्या थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय आपके सर्वाधिक किसानों की संख्या थी कौन से किसानों की? तो धाकड़ किसानों की। कौन से किसानों की? धाकड़ किसानों की। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बिजोलिया है वो अपने कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राजस्थान कृषक आंदोलन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और आपका कौन सा ऑप्शन? आप लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट में बताना है कि आंदोलन की शुरुआत तो बिजोलिया से हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं प्रसिद्ध भगत आंदोलन की, तो उसका नेतृत्व किया था गोविंद गिरी, गोपपालिया या पुंजा धीर जी ने। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आप लोगों का पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में के गोमती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन सा कर लेते थे, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल आपका जो है बोलाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं गोविंद गिरी का, तो गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। ठीक है, कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में। और आप लोगों को बताना है कि कौन से गांव में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आप एक कमेंट में बता के जाना। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? अगर मैं मेवाड़ की बात करूँ 1881 की, तो भील विद्रोह जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कहाँ से? बारापाल से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बारापाल से शुरुआत हुई थी। और आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन से पठार पर? मैसा के पठार पर। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट में बताना है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ऐसे होगा क्योंकि इसमें देखो आप, सबसे पहले तो मैं बात करूँ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर होगा मानगढ़ धाम। ठीक है, मानगढ़ धाम। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ से शुरू होता है कि जो मानगढ़ धाम है वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कौन से ज़िले में? तो बांसवाड़ा ज़िले में। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के आप लोगों से मैं बात करूं तो उसके संगम पर आपका एक किला स्थित है, उसका नाम है क्या? चित्तौड़गढ़। ठीक है, क्या नाम होगा? चित्तौड़गढ़। जो दुर्ग हैं वो आप लोगों के गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? अब आप लोगों से मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन स्थित नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मोती महल स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना कि आम्भानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस किले या फिर किस काल में के हैं? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन से काल के हैं? तो गुज्जर प्रतिहार का जो है काल उस समय के हैं क्या? आम्बानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, मातृकुंडिया मंदिर स्थित है। तो आपके मातृकुंडिया मंदिर की मैं आप लोगों से बात करूं तो कहाँ पर स्थित है ये? और आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर?
तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर स्थित है मातृकुंडिया मंदिर, चित्तौड़गढ़। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मातृकुंडिया को हम राजस्थान का क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपरनाथ या फिर गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 काफ़ी चर्चा में रहा, जो स्थित है। अब गोपरनाथ महादेव सीधा ही पूछ लेगा आप लोगों से। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कहाँ पर स्थित है, तो आपके कोटा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोटा ज़िले में स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी खंभों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों से मैं बात करूं कितने खंभों की छतरी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर, 84 खंभों की छतरी है। वहाँ पर कितने खंभों की, 84 खंभों की छतरी है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया। तो आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक तो आपके बनवाया था किसने, राव राजा अनिरुद्दीन सिंह ने। किसने बनवाया, राव राजा अनिरुद्दीन सिंह ने बनवाया। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपने दिमाग में फिट रखना है। अब क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आपके 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर, बूंदी ज़िले में स्थित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। तो पटवों की हवेली की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो आपके कहाँ पर, जैसलमेर ज़िले में। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली में स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित है ये भी आपको बताना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये भी आपके जैसलमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर, जैसलमेर ज़िले में, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, चांद बावड़ी स्थित है। अब आप लोगों से मैं बात करूँ चांद बावड़ी तो आपके अम्बानेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चांद बावड़ी आपके अम्बानेरी में स्थित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं हाड़ी रानी की बावड़ी की तो टोडा रायसिंह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, टोडा रायसिंह में स्थित है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनवाई थी। तो आप लोगों से मैं बात कर नौलखा बावड़ी की तो आपके नौलखा बावड़ी जो हैं किसने बनवाई थी, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसने, प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी, प्रेमल देवी ने बनवाई थी। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं देवनारायण जी के फड़ के वाचन के समय तो आपके जंतर नामक जो वाद्य यंत्र हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। तो सभी वाद्य यंत्रों की मैं बात करूं तो आप लोगों से मैं इन सभी वाद्य यंत्र की बात करूं तो इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग एक नृत्य में किया जाता है। उस नृत्य का नाम क्या है, 13 ताली नृत्य। ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े
की धाप के साथ में किया जाता है। तो आप लोगों से मैं बात करूं किस नृत्य की, तो बम नृत्य की। तो जो बम नृत्य है वह बड़े नगाड़ों की धाप के समय इसका प्रयोग किया जाता है या फिर उस समय ये किया जाता है। अगला प्रश्न, अब ये भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। क्यों? क्योंकि आप देखो कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रश्न है आपका, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? तो आपको एक देवता का नाम रखना है याद, उसका नाम है रामदेव जी। रामदेव जी के जो हैं मंदिर में इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है? ठीक है, तो भीलों द्वारा जो विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है वह कहलाता है कौन सा नृत्य? तो आपका राइट आंसर होगा हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य कहलाता है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो आप लोगों से मैं बात करूँ कौन से की? नेजा में। ठीक है, नेजा में आपके जो हैं नकली स्पर्धा जन्य जो हैं युद्ध प्रदर्शित किया जाता है इस नृत्य में। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो आप लोगों से बात करूँ जाहर पीर के नाम से, तो हम गोगा जी को जानते हैं। कौन से लोक देवता को? गोगा जी को जानते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगा जी का थाम सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो जो गोगा जी का जो थाम है वह एक पेड़ के नीचे बनाया जाता है। उस पेड़ का नाम क्या है वो आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये आप लोगों को आपको जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बता कर जाओगे। ठीक है, फिर आपको हिंट दे देता हूँ मैं एक पेड़ का, वहाँ पर तेजा जी के ऊपर भी यही पेड़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रामासा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो रामासा पीर के नाम से हम एक लोक देवता को जानते हैं। उस लोक देवता का नाम क्या है? बाबा रामदेव। क्या है? बाबा रामदेव जी। और वह सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जिनको हम रामासा पीर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, अब आज का थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आप लोगों का कि कजड़ी तीज, जिसे सूतड़ी तीज भी कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? तो कौन से माह में आपके? तो कजड़ी जो तीज हैं वो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके एक तीज का महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? बूंदी जिले में। कहाँ पर? ये बूंदी की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जिसे हम कजड़ी तीज, सूतड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में कजड़ी तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कजड़ी तीज का जो मेला है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? बूंदी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो आप लोगों से मैं बात करूँ कौन से आभूषण की जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मोर का। कौन सा होगा? मोर का जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। और आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो हमेल की आप लोगों से मैं बात करूं तो शरीर के कौन से अंग में? तो आपके गले में जो पहने जाने वाला आभूषण है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टड्डा पहना जाता है। तो आप लोगों से मैं बात करूँ टड्डा की, तो आप लोगों को ये ध्यान होगा कि सभी को पता है कि टड्डा सब जानते हैं। टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? बाजू में। ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है टड्डा? बाजू में पहना जाता है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का कि ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ढाटी जो है मारवाड़ी की एक उपबोली है। और ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो आपके बाड़मेर क्षेत्र में। ठीक है,
कौन से क्षेत्र में? तो बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती हैं और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ या सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप लोगों से इन सभी जिलों की मैं बात करूं, इन क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है। इन्हीं क्षेत्रों के नाम पर बोली का नाम है, तो उसका नाम है शेखावाटी। ठीक है, इनको ही हम शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। इन्हीं में अपने शेखावाटी बोली बोली जाती हैं। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के आपके टोटल 46 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद।